हिंदुस्तान के सबसे गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट के अंदर हर महीने टकाटक 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 टक। और महिलाओं के खाता में 1 लाख रुपया खटाखट खटाखट खटाखट। माताएं बहनों के अकाउंट में लाख रुपया पहुंच जाएगा। खटाखट खटाखट खटाखट। 2024 के चुनाव में देश के सामने खटाखट वाला आर्थिक मॉडल राहुल गांधी ने पेश किया था और इंडिया अलायंस ने उस आर्थिक मॉडल को ऐसे लपका था जैसे कोई संजीवनी बूटी मिल गई है। खटाखट 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 खटाखट। लेकिन देश ने उस बूटी को ही पी लिया होता तो क्या देश का भट्टा बैठने लगता? पांच गारंटियां, 7 गारंटियां, 10 गारंटियां, ये वो चुनावी पैकेज रहे जिसने कोविड के बाद के दौर में नरेंद्र मोदी विरोधी सत्ता के कई द्वार राज्यों में खोले। इनमें या तो बिजली, पानी, बस यात्रा इत्यादि के फ्री के वादे थे या ओल्ड पेंशन स्कीम और कर्ज माफी जैसी स्कीमें थी। कुछ राज्यों में मोदी विरोधियों को मिली इन्हीं चुनावी सफलताओं का अगला चरण राहुल का खटाखट मॉडल था। 2024 में राहुल के खटाखट पर ब्रेक जनता ने ही लगा दिया, लेकिन 2024 के पहले जिन राज्यों में ये लागू हो गया वहां क्या हो रहा है, चलिए उनकी सूरतें हाल देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, फिक्रमंद हैं और दरिया दिल भी हैं। सुक्खू साहब ने ये कह दिया कि अगले 2 महीने का वेतन बाद में ले लेंगे। सिर्फ वही नहीं, उनके कैबिनेट सहयोगी भी ऐसा करेंगे। वो तो सभी विधायकों से भी ऐसा ही करने को कह रहे हैं। वजह हिमाचल प्रदेश की जेब टाइट चल रही है। मंत्रिमंडल में चर्चा करने के बाद सभी मंत्रिमंडल वाले के सदस्यों ने ये तय किया कि जब तक प्रदेश की आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नजर आता है, 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। और यही अनुरोध मैंने जब अपने सीपीएस साथियों से कहा, उन्होंने कहा 2 महीने तक हम भी नहीं रहेंगे। वाह जी वाह, क्या बात है। सुक्खू साहब के शब्दों में आर्थिक सुधार जो अच्छा नजर आता है, इसलिए सैलरी नहीं लेंगे। अगर हम जो अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ है, अगर इसमें थोड़ी सी भी ब्रेक लग गई तो हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ा और चरमरा जाएगी। इसलिए हम इस पर अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लगाना नहीं चाहते हैं। गजब की दलील है। अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है लेकिन सैलरी रोकने की नौबत आ गई। मुख्यमंत्री साहब कौन से आर्थिक सुधार की बात कर रहे हैं वही जाने, लेकिन आंकड़े उल्टी तस्वीर बता रहे हैं। 2022 में जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई तब प्रदेश पर 69,000 करोड़ की देनदारियां थी। 2024 का ताजा आंकड़ा बता रहा है कि हिमाचल प्रदेश पर 86,600 करोड़ की देनदारियां हो गई है। 2 साल में सुक्खू सरकार ने चुनाव के समय के 10 वादों में ओल्ड पेंशन स्कीम, महिलाओं को 1,500 रुपए महीने जैसे 5 वादों को पूरा कर लेने का दावा किया है। अब ओल्ड पेंशन स्कीम तो फिर आ गई, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को डीए और एरियर मिलना बंद हो गया है। नतीजा ये है कि सुक्खू साहब उन्हें ये घुट्टी पिलाने को मजबूर हुए हैं कि भरोसा रखोगे ये भी मिलेगा, 6 महीनों में स्थिति सुधर जाएगी। अपने सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से भी कहना चाहूंगा, आपका डीए हमने देना है, आपका एरियर में हमने देना है। ये सब चीजें साथ साथ चलती है। सुक्खू सरकार का दावा है कि 6 महीने में स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी, लेकिन जब हमने आर्थिक विशेषज्ञों से इसके बारे में बात की तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह हिमाचल पर 86,000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा है तो स्थिति से बाहर निकलना कोई आसान काम नहीं है। हिमाचल में एक डेट ट्रैप की स्थिति आ गई है। डेट ट्रैप से अर्थ यही होता है कि जितना आप ऋण लेते हैं उतना आपको ऋण का मूल तथा ब्याज जो है वो वापस करना पड़ता है और उससे भी अधिक भी हो सकता है। तो दूसरे शब्दों में ये है कि जो ऋण है उसे किसी भी प्रकार से कोई विकासात्मक गतिविधियों के लिए खर्च ना करके
केवल सरकार का, जिसे हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं, उस पे व्यय हो जाता है और एक तरीके से विकास की गति जो है वो प्रदेश में थम सी गई है। फ्री के चक्कर में फक्कड़ होने के खतरे के संकेत खटाखट मॉडल वाले हिमाचल प्रदेश से नहीं आ रहे। 2023 में कांग्रेस को फ्री के वादे की बड़ी ट्रॉफी कर्नाटक चुनाव जीतकर मिली थी, लेकिन आज उसी कांग्रेस के लिए जनता ही मानो बेवफा है। बेंगलुरु में पानी मुहैया कराने वाले बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड यानी BWSSB के लिए अस्तित्व का संकट आ जाएगा अगर पानी के बिल 20 से 30% तक नहीं बढ़ाए गए। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार कहते हैं कि इन हालातों में पानी का टैरिफ बढ़ने का विरोध करने वाले एहसान फरामोश होंगे। एहसान फरामोश है। अगर पानी ना पाए तो हमें भला बुरा कहते हैं, फोन करते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं। वो नहीं जानते कि ये कितना मुश्किल है। मीडिया और विपक्ष को हमारी आलोचना करने दीजिए। मैं पानी का टैरिफ बढ़ाने को मजबूर हूँ। वो आलोचना करे या फिर विरोध प्रदर्शन करे, मैं नहीं मानूंगा। हम टैरिफ नहीं बढ़ाएंगे तो BWSSB नहीं बचेगी। फ्री के वादे पर कर्नाटक में चुनाव जीतकर आई कांग्रेस सरकार ने जुलाई के महीने में दूध के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए थे। याद कीजिए, चुनाव के समय में भी कांग्रेस ने गुजरात के अमूल बनाम कर्नाटक के नंदिनी दूध को चुनाव का मुद्दा बना दिया था। कर्नाटक में फ्री की पॉलिटिक्स भारी पड़ रही है। ये बात एक तरह से आधिकारिक तौर पर भी स्वीकार कर ली गई है। जनवरी 2024 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के आर्थिक सलाहकार बनने के बाद बसवराज राय रेड्डी ने कहा था, कांग्रेस सरकार की 5 पोल गारंटियां सरकारी खजाने पर बड़ा वित्तीय बोझ डाल रही है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ रहा है। इस कबूलनामे से जून 2023 में ही कर्नाटक के मंत्री N. चेलुवरास्वामी सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि गारंटी स्कीम तो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए होती है। और आज जब कर्नाटक में मुफ्त के वादों से पड़ी मार परेशान कर रही है, तो जनता को ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि क्यों फ्री के चक्कर में पड़े। तो ये खाली वोट की राजनीति के चक्कर में अगर ये फ्रीबीज बांटते हैं तो वो बंद होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का खजाना आखिर कितने दिन तक चलेगा। वैसे भी कर्नाटका गवर्नमेंट में भी प्रॉब्लम शुरू हो गई है, ऑलरेडी फंड्स की, रेवेन्यू की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो उस हिसाब से हमारा मानना है कि जो फ्रीबीज जो बांट रहे हैं गवर्नमेंट अपने वोटों की खातिर, वो बंद होना चाहिए इमीडिएट इफेक्ट से। विकास के काम करने के लिए पैसे नहीं है, तो जहाँ तक हो ये फ्री का जो है ये सिर्फ एक इलेक्शन को या पब्लिक को वोट के लिए खुश करने के लिए ये सब किया जाता है। लेकिन इससे एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट को नुकसान ही होता है, क्योंकि आखिर खजाना कितना भी बड़ा हो वो खाली तो होना ही हो। फ्री में नहीं होना चाहिए वो खाली इलेक्शन टाइम में ऐसे लोग राजनेता वगैरह फ्री का काम करते हैं, उसके बाद 2-4 महीना देते हैं, उसके बाद में बंद कर लेते हैं। चुनाव में फ्री की राजनीति का प्रयोग कहिए या दुरुपयोग कहिए, राहुल गांधी से पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली और पंजाब में जोरदार तरीके से किया है, लेकिन उसका खामियाजा आर्थिक आंकड़ों में सामने आ रहा है। पंजाब पर 3,74,000 करोड़ का कर्ज है और राज्य की सरकार बेल आउट के लिए 16वें वित्त आयोग से गुहार लगा रही है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा का आकलन है कि साल 2024-25 में राज्य को 30,465 करोड़ रुपए उधार लेने पड़ेंगे। पंजाब की जनता को भी समझ आने लगा है कि फ्री की पॉलिटिक्स कितनी दुखदाई है। पहली गल तां वोटां मारे वादे करदियां ने। पहली गल तां जी जदों चोण कमीशन नूं चाहीदा ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੌਲੀਪੌਪ ਦੇਣਾ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। फ्री के कल्चर को लेकर सवाल सिर्फ उन राज्यों पर नहीं जहां बीजेपी विरोधी सरकारें हैं। हाल में यह आरोप लग रहा है कि बीजेपी भी चुनावी मुकाबला करने के लिए राज्य पर आर्थिक बोझ डालने वाले फैसले ले रही है। जैसे हाल ही में महाराष्ट्र और हरियाणा में लाडली बहना स्कीम लॉन्च हुई। क्या मध्य प्रदेश की तरह इन 2 राज्यों में भी ऐसी परिस्थितियां थी कि लाडली स्कीम लॉन्च होती? वैसे लाडली स्कीम को लेकर बहस ये भी है, क्या ये अच्छी मुफ्त की योजना है?
2023 की SBI रिसर्च की एक रिपोर्ट कहती है कि लाडली बहना स्कीम ने हाशिए पर रहने वाली महिलाओं को खुद के दम पर खर्च करने में मजबूत बनाया है। यहाँ ये भूलना नहीं चाहिए कि नरेंद्र मोदी कई बार पब्लिक मंच से रेवड़ी कल्चर के खिलाफ बोल चुके हैं। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। ये बात बिल्कुल सही है कि रेवड़ी बांटने और कल्याणकारी लेकिन अर्थव्यवस्था को पटरी पर रखने वाली आर्थिक नीतियों में फर्क होता है। ओल्ड पेंशन स्कीम के विपक्ष के दाव के बीच मोदी सरकार यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आई है, जिसमें ओपीएस और एनपीएस दोनों के लाभ छिपे हुए हैं। इसीलिए अर्थव्यवस्था की समझ रखने वाले तमाम लोग मानने लगे हैं कि गुड पॉलिटिक्स गुड इकोनॉमिक्स भी हो सकती है। गुड पॉलिटिक्स और गुड इकोनॉमिक्स ये दोनों साथ में हो सकते हैं, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि कई सरकारें लोक लुभावन वायदे तो सरकार चुनाव में सभी करते हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद जो जिम्मेदारी होती है, नैतिक जिम्मेदारी, शासन को चलाने की, लोक कल्याण की नीतियां भी चलें, तो नीतियों को लंबे समय तक क्रियान्वित करने के लिए फाइनेंसेस आपके अच्छे होने चाहिए। गुड इकोनॉमिक्स तो रहता है। राहुल गांधी का खटाखट आर्थिक मॉडल बना मोदीनॉमिक्स बहस का एक बड़ा विषय भी है। अगर आप एक एक इंडिविजुअल के अकाउंट में अगर आप पैसा डिपॉजिट करेंगे तो हमारी भी वही हालत हो जाएगी जो आज ब्राजील को हो रही है, जहां पे फ्री बीज के कारण और इलेक्शन जीतने के लिए हमारे पास बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करने के लिए पैसे नहीं है। खटाखट में ये सब सफाचट हो सकता है, इस आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अक्टूबर 2023 में पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च ने रिपोर्ट में कहा था 11 राज्यों की कमाई में 2023-24 में घाटा होगा। इन राज्यों में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और हरियाणा का घाटा ज्यादा बड़ा होगा। यानी कर्ज लेकर घी पीना अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये बात हर सरकार, हर पार्टी और हर नेता को समझ लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।